गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक चल रहा था वो पीछे हाईकोर्ट चल रहा था, और लगभग अपनों ने आर्टिकल 221 तक, कितने भी आर्टिकल 221 तक आर्टिकल कर लिए थे। इसके बाद आर्टिकल अपनों ने करने हैं, और आर्टिकल अपना जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अपना आर्टिकल कौन सा है? 222। कौन सा आर्टिकल है अभी? 222 आर्टिकल है। ठीक है भी। 222 आर्टिकल, 222 आर्टिकल क्या कहता है? 222 आर्टिकल कहता है हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। क्या है भाई? हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, जजों का ट्रांसफर की बात करते हैं। तो देखो, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। ठीक है, बस इतनी ही बात है आर्टिकल 222 के अंदर। क्या है? हाईकोर्ट के जज का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। इतना सा ध्यान रखें। जब हाईकोर्ट के जज का लगे कि इसका ट्रांसफर किसी और न्यायालय में करना है, तो वह कौन कर सकता है? ओनली फॉर राष्ट्रपति करेगा। और किसके कहने पर करेगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर करेगा। किसके कहने? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। ठीक है भाई। ये अपना आर्टिकल कौन सा हो गया? 222। क्योंकि देखो, आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बताया, अपने एक एक आर्टिकल की बात करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा धीरे धीरे इसमें डेप्थ में जाते रहेंगे। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं आर्टिकल 223 की। किसकी बात करते हैं भाई? आर्टिकल 200, सॉरी, हाँ, 223 की। देखो, आर्टिकल 223 क्या कहता है? 23 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्या कहता है भाई? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। देखो, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? जब मुख्य न्यायाधीश का हाईकोर्ट में, मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का क्या हो? पद रिक्त हो। क्या हो भी? पद रिक्त हो। पद रिक्त होना। क्या ना भी? पद रिक्त होना। ठीक है। तब किसकी नियुक्ति की जाती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? तो याद रखिए, कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो, एक बात आता हूं आपको, आप लगभग ऐसे ध्यान रखो, लगभग जो काम है ना वो राष्ट्रपति करता है। एक शपथ की बात आती है तब कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऐसा एक आंकड़ा अपने बना के रखते हैं ध्यान में। ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा हो गया? 223। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 224। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 224। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो चीज है वो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। किसकी है अभी? अपर न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? सबसे बड़ी बात तो यही है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का कारण पूछे आपसे। क्या पूछे? कारण। तो क्या हो? हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण मतलब कार्य ज्यादा हो, कार्य ज्यादा हो, और न्यायाधीश को नियुक्त करना हो, और न्यायाधीश को नियुक्त करना हो, तो क्या किया जाता है? इसकी नियुक्त किया जाता है अपर न्यायाधीश। क्या किया जाता है अभी? अपर न्यायाधीश। देखो, इस अपर न्यायाधीश का कार्यकाल की बात कर लें। क्या कर ले अभी? कार्यकाल की बात कर ले, तो इसका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष होगा। कितना होगा अभी? 2 वर्ष होगा। ये भी याद रखें। कितना होगा अभी? 2 वर्ष होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कारण क्या है? हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता के कारण। ठीक है। दूसरी बात, कार्यकाल क्या होगा इसका? 2 वर्ष होगा। कार्यकाल क्या उसका? इसका कितना होगा? 2 वर्ष होगा। और इसकी नियुक्ति करेगा कौन? तो इसकी नियुक्ति जो करेगा, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर। किसके करता है? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर।
याद रखें इस बात को, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 2 वर्ष है। कार्यकाल कितना, 2 वर्ष है। कारण हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता के कारण अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है भाई, यहां तक आपको बात समझ आएगी। मैंने लगभग 3 आर्टिकल आपको पढ़ाए हैं। कितने आर्टिकल हो गए, 3 हो गए, 214 तक। ठीक है, 224 तक कितने हो गए भाई, 224 तक। ठीक है, इसके बाद देखो एक आर्टिकल इसी के अंदर से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 224 क्या है भी, 224 क्या है। देखो ये आर्टिकल कब जोड़ा गया, पहली बात तो ये है, तो याद रखना 15वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया अभी, 15वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया। इसमें क्या बात है, इसमें अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाए, क्या हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, मतलब रिटायरमेंट हो जाए, और उसकी पुनः नियुक्ति के लिए, किसके लिए भी, पुनः नियुक्ति कौन करेगा, तो हाईकोर्ट का मुख्य जज करेगा। कौन करेगा भी, हाईकोर्ट का मुख्य जज उसकी नियुक्ति करेगा, परंतु उसकी सहमति से करेगा। किसकी सहमति से करेगा, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। वापिस देखें, आर्टिकल 224 क्या है, 15/1963 में इसको जोड़ा गया संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति कौन करेगा भी, तो याद रखिए कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य जज करेगा। कौन करेगा भी, हाईकोर्ट का मुख्य जज करेगा या मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसके परामर्श पर, तो राष्ट्रपति के परामर्श पर। राष्ट्रपति के परामर्श पर करेगा। किसके परामर्श पर करेगा, राष्ट्रपति के परामर्श पर करेगा। ठीक है भी, तो ये इतनी की बात आप याद रखें इसकी। आर्टिकल 224 क्या कहता है, 15 संविधान संशोधन 1963 के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य जज। किसके परामर्श पर, तो राष्ट्रपति के परामर्श पर करेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी की समस्या हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सेशन को शेयर किया जाए, और चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बात समझ आएगी यहाँ तक। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मेरे को बताया जाए। ठीक है, तो आप अब तक मेरे को लगता है स्क्रीनशॉट एक बार भी नहीं लिया होगा, तो आप इसका क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लिया जाए इनका। हाँ जी, ले लिया होगा। आगे देखते हैं, ले लिया होगा। आगे आगे, हाँ जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि चारों, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो अपनों ने आर्टिकल 222 स्थानांतरण किया, उसके बाद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद में आर्टिकल 224 अपर न्यायाधीश, 224 क्या है जो अपनों ने किया, वो क्या है, सेवानिवृत्त पुनः नियुक्ति की, क्या की भी, पुनः नियुक्ति। ठीक है भी, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आर्टिकल 225 देखते हैं। आर्टिकल 225, आर्टिकल 225 की बात करते हैं। आर्टिकल 225 में बस एक ही लाइन आपने याद रखनी है, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा खास नहीं है। तो इसमें क्या रखना है, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट सॉरी, लाइन ऐसे नहीं लिखना, हाईकोर्ट ऐसे, हाईकोर्ट संविधान के अनुसार, हाँ ऐसे लिखो, हाईकोर्ट संविधान के अनुसार। देखो, हाईकोर्ट संविधान के अनुसार उपबंध कर सकेगा, या संविधान के उपबंध के अनुसार, उपबंध के अनुसार कर लो, संविधान के उपबंध के अनुसार, उपबंध के अनुसार, अनुसार प्रशासनिक वह न्याय संबंधी, प्रशासनिक व न्याय संबंधी उपबंध कर सकेगा। ठीक है भी, ऐसे लिखो आप लाइन, इसको ऐसे सही रहेगी लाइन। हाईकोर्ट संविधान के उपबंध के अनुसार प्रशासनिक व न्याय संबंधी उपबंध
कर सकेगा। ठीक है भी, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 225 यहां तक किसी को डाउट? डी आप एक बार इसका लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आगे बात करते हैं अपने। अब जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 226 किसकी बात है अभी? आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 क्या कहता है? आर्टिकल 226 कहता है रिट अधिकार क्षेत्र। क्या है भी? रिट का या रिट अधिकार क्षेत्र। देखो रिट अधिकार क्षेत्र का मतलब ये है कि हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की कर सकता है? 5 प्रकार की कर सकता है। यहां मैं आपको थोड़ा बहुत ही बताऊंगा क्यों आपको रिट के प्रकार बताऊं। आगे अपने जब अधिकार क्षेत्र करेंगे, एक स्पेशल रिट अधिकार क्षेत्र करेंगे, अपीलीय, प्रारंभिक, ठीक है, क्षेत्राधिकार रिट, ठीक है, क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, तब आपको मैं पूरी वहां पर लाइन टू लाइन लिखवा दूंगा। ठीक है, पर यहाँ पर अपने जो बातें करेंगे वो छोटी छोटी बातें करेंगे। ठीक है, देखो रिट कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, रिट क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात है। अब देखो रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है किसी भी व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, वो क्या होती है? रिट होती है। ठीक है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या कर सकते हैं? इसे जारी कर सकते हैं भी किसी भी व्यक्ति को, और उसको उस व्यक्ति का देख सकते हैं कि वेद है, उसकी गिरफ्तारी वेद हुई है क्या अवैध हुई है, वो चीज है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं परमादेश। क्या बात होती है अभी? परमादेश। ठीक है, परमादेश का मतलब क्या होता है कि आदेश देता है, हाईकोर्ट आदेश देता है कि कोई व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे कर्तव्य का पालन करवाने के लिए रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है भी क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तीसरी जो रिट आती है वो आती है प्रतिषेध। क्या आती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है भाई? रोकना, रोकना। अब देखो रोकना क्या होता है? किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उसको रोका जा सकता है और उसके अपने पास मंगवा सकता है। तो यह रिट न्यायालय पर जारी होती है, अधीनस्थ न्यायालयों पर जारी होती है। इसके बाद में होती है चौथी जो रिट होती है वो होती है उत्प्रेषण। कौन सी होती है भी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण होता है प्रमाणित करना या सूचनात्मक प्रेषण देना या प्रमाणित करना, ऐसा भी कुछ कह दो। ठीक है, ये जो भी कोई अधीनस्थ न्यायालय वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, क्या करे भी? अधिकार क्षेत्र से अपने बाहर कार्य करे, तो वो क्या होती है? उत्प्रेषण होती है। क्या होती है भी? उत्प्रेषण होती है। ठीक है भी, यहां तक बात समझ आ गई। पांचवी जो रिट होती है वो होती है अधिकार प्रेषा। कौन सी होती है भी? अधिकार प्रेषा। अब देखो अधिकार प्रेषा का मतलब क्या होता है? अधिकार प्रेषा का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी अवैध रूप से कोई पद धारण न करे, अवैध रूप से कोई पद धारण न करे, ऐसे कर लो, कोई अवैध रूप से पद धारण न करे। अगर कर ले तो उस पर रिट जारी की जा सकती है भी आपने पद धारण किया तो क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है, कोई भी व्यक्ति इस पर जारी कर सकता है, मतलब कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है भाई, ये 5 प्रकार की रिट है जो कौन जारी करता है? हाईकोर्ट जारी करता है। हाईकोर्ट जारी करता है। पहली रेट कौन सी होती है? बंदी प्रतिषेध। ये वैसे देखा जाए तो व्यक्ति के स्वतंत्र निजी व्यक्ति पर भी जारी हो सकती है और स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी है ये वैसे। ठीक है, दूसरी बात परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध रोकना, उत्प्रेषण प्रमाणित करना है, सूचनात्मक प्रेषण करना। उसके बाद अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? तुम्हें क्या हक है या तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, इस बारे में हाईकोर्ट पूछ सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी होती है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो, समस्या हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या नहीं तो इसका क्या लिया जाए? स्क्रीनशॉट लिया जाए।
ठीक है भी, हो गया होगा। तो ये समझ आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या? ठीक है, आगे देखते हैं अपने आगे। जो आगे बात करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 227 की। किसकी बात करते हैं अभी? आर्टिकल 227 की। आर्टिकल 227 क्या कहता है? आर्टिकल 27 जो बात कहता है वो देखो, आर्टिकल 227 क्या कहता है? आर्टिकल 227 कहता है हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रख सकता है। क्या रख सकता है अभी? नियंत्रण, नियंत्रण रख सकता है। क्या रख सकता है? नियंत्रण रख सकता है। किसी हाईकोर्ट किसी भी अधीनस्थ न्यायालय अब से नीचे वाले न्यायालय पर क्या रख सकता है? नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 228 की बात कर लेते हैं अपने। आर्टिकल 228, आर्टिकल 228 देखो इसमें क्या है, इसमें इतना याद रखना, अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले का विवरण मांग सकता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय किसी भी, सॉरी, अधीनस्थ न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी, वैसे सही लगा रहा ना बीच में, अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले का विवरण मांग सकता है। कौन मांग सकता है? तो याद रखें, हाई कोर्ट मांग सकता है। कौन मांग सकता है अभी? हाई कोर्ट मांग सकता है। ठीक है अभी, तो आर्टिकल 227 क्या है? हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रख सकता है। 228 क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले का विवरण मांग सकता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। एक आर्टिकल और आपको करवा दिया जाता है यहीं पर, छोटा सा ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, आर्टिकल 229। कौन सा आर्टिकल अभी? 229। आर्टिकल 229 क्या कहता है? आर्टिकल 229 कहता है हाईकोर्ट में कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन वह नियुक्ति जो भी है वो कौन करेगा? हाईकोर्ट का जज करेगा। कौन करेगा भी? हाईकोर्ट का जज करेगा। ठीक है भी, नियुक्ति या वेतन की बात कर लो तो कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य जज करेगा। हाई कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन नियुक्ति जो जो भी करेगा वो कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य जज करेगा। 227 में हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रख सकता है। 228 में अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले का क्या मांग सकता है? वह विवरण मांग सकता है। ठीक है भाई, इसका लिया जाए एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, उतार लिया होगा आपने इसका। देखो अपने ये आर्टिकल क्या हो गए, समाप्त हो गए जो अब तक अपनों ने पढ़ा है। वापिस अपने देखते हैं एक बार। जो हाईकोर्ट के मेन मेन आर्टिकल थे वो अपनों ने लगभग सभी पढ़ लिए हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 मैंने सबसे पहले ही करवा दिया था, 31 भी मैंने करवा दिया था। 30 में दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है, और 231 में हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश तक भी हो सकता है। ये मैंने आर्टिकल सबसे पहले 214 आर्टिकल करवाया था, उसी के साथ मैंने दोनों आर्टिकल करवा दिए थे, और आर्टिकल 229 तक अपनों ठीक यहाँ खत्म कर लिए। और इसके बाद में जो आर्टिकल 232 है वो क्या है? नरिस्त है। तो इसके बाद में अपने इसके क्षेत्राधिकार देखेंगे अब अपने हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। क्या बात है? आर्टिकल 222 क्या कहता है? हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर करेगा। आगे देखते हैं। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात है, कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। किसके लिए? जब पद रिक्त हो, तब क्या हो? पद रिक्त हो। आगे देखते हैं। आगे आर्टिकल 214 अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। कारण हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता के कारण, कार्यकाल 2 वर्ष, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर। ठीक है भाई, इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। 224 क्या है? आर्टिकल 215, सॉरी 15वां संविधान संशोधन 1963, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पर। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं
225 हाईकोर्ट संविधान के उपबंध के अनुसार प्रशासनिक व न्याय संबंधी उपबंध कर सकेगा। ठीक है, हाईकोर्ट के संविधान के उपबंध के अनुसार प्रशासनिक व न्याय संबंधी क्या कर सकेगा, उपबंध कर सकेगा। इसके बाद देखते हैं रिट अधिकारता क्षेत्र आ जाता है 226 में। इसमें क्या कहता है, हाईकोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेषा। ठीक है, 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है। आगे अपने बात करते हैं आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 क्या कहता है, हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रख सकता है। ठीक है, 228 क्या कहता है, अधीनस्थ न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले का विवरण मांग सकता है। 229 कर्मचारियों व अधिकारियों की वेतन व नियुक्ति भत्ते कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य जज करेगा। यहां तक किसी की समस्या हो तो मेरे को बताया जाए, यहां तक किसी कोई समस्या हो तो। ठीक है भाई, हाँ जी। आगे अपने बात करते हैं इसके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। किसके बात करते हैं, अधिकार क्षेत्र की, मतलब जो क्षेत्र अधिकार है। तो उच्च उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। देखते हैं उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सबसे पहला जो अपने क्षेत्राधिकार बात करते हैं वो करते हैं कौन सा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि इसमें कौन कौन से हाईकोर्ट क्या क्या कर सकता है, किस रूप में इसके अंदर मामले आते हैं, वो बात है। ठीक है, देखो इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, जैसे वसीयत आती है, अपने नाम वगैरह लगाते हैं, वसीयत, विवाह, तलाक संबंधी मामले आते हैं। क्या आते हैं भी, वसीयत, विवाह, तलाक संबंधी क्या आते हैं, मामले आते हैं। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, संसद वह विधानमंडल, संसद व विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी मामले आते हैं। क्या थे अभी, निर्वाचन संबंधी मामले आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, निर्वाचन सदस्यों के निर्वाचन संबंधी मामले। तीसरी बात, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के उल्लंघन या हनन, मूल अधिकार के हनन के बाद, हनन हो। ठीक है, बात समझाई। देखो पहला मामला क्या है, कहते हैं इसमें प्रारंभिक क्षेत्र में वसीयत, विवाह, तलाक संबंधी मामले आते हैं। दूसरा संसद या विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी आते हैं। तीसरा मूल अधिकार के हनन संबंधी आते हैं। चौथी बात अपने कर लेते हैं जैसे राजस्व संबंधी, राजस्व संबंधी मामले, राजस्व संबंधी मामले वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं कोई अधीनस्थ जो मामला स्थानांतरण किया जाता है या संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए मामले कर लो आप, संविधान की व्याख्या से, संविधान से संबंधित मामले, संविधान से संबंधित मामले जो अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरण मामले हो। चलो इतना ही कर लो आप, बहुत है बस इतना। आप इतना तो बहुत ज्यादा करवा दिया मैंने, आप तो इतना ही याद रखें, वसीयत, विवाह, तलाक संबंधी, संसद निर्वाचन संबंधी, ये अधिकार क्षेत्र, मतलब इसके मतलब हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक, हाईकोर्ट कहाँ कहाँ तक फैसले कर सकते हैं, किस किस चीज पर फैसले हो सकते हैं। तो वो ये क्या है, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार वाले आगे, क्या आगे भी, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार वाले आगे। तो यहां तक आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार इसका लिया जाए आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से, ले लिया होगा आपने। आगे अपने बात करते हैं
जो दूसरा क्षेत्राधिकार आता है वो आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा आता है अभी? अपीलीय क्षेत्राधिकार। कहने का भावार्थ यह है कि अपने अपील कहां कहां किस चीज में कर सकते हैं। देखो, हाईकोर्ट में अपील की बात की जा सकती है तो अपील दो तरीके से की जाती है, दो मामलों में की जाती है। पहला तो किया जाता है दीवानी मामलों में। कौन से मामलों में? दीवानी मामले, ठीक है, जो क्या कहते हैं सिविल मामले कह सकते हैं अपने, क्या कह सकते हैं? सिविल मामले, ठीक है। दूसरे जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं कौन से? फौजदारी मामले। कौन से होते हैं? फौजदारी मामले, जो क्या कह सकते हैं आपने? दंडिक मामले होते हैं या दांडिक मामले होते हैं, दंडिक या दंड, दंड वाले फौजदारी मामले, दंड वाले, ठीक है। दो प्रकार की अपील की जा सकती है, पहला दीवानी मामले, दूसरा क्या होता है? फौजदारी मामले। अब देखो, पहली बात जिसकी करते हैं अपने, किसकी कर रहे हैं? दीवानी मामले में। किसकी कर रहे हैं अभी? दीवानी। अब देखो, दीवानी मामलों में जैसे कौन कौन से मामले ऐसे थे? जैसे पेटेंट, पेटेंट नहीं करवाते, किसी चीज का पेटेंट करवा लिया जाता है, भी उसके बाद में उसका अधिकार उसी व्यक्ति का रहता है, वो होता है पेटेंट हो गया। डिजाइन हो गए, ठीक है, भूमि संबंधी हो गए, ठीक है, दिवालियापन हो गया। इन मामलों के अंदर कौन से आते हैं? दीवानी मामले आते हैं। क्या आते हैं? दीवानी मामले। और दूसरा ऐसे आप ऐसा कर लो, ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या के साथ जुड़े हो, संविधान की व्याख्या से जुड़े हो, वो मामले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे मामले आते हैं। और दूसरे कौन से? और एक और लगाओ तो लगा लो, जैसे जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश का जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, वह अन्य न्यायालय, अन्य जिला न्यायालय, वह अन्य न्यायालय में उच्च मूल्य के वाद या वादों व विधि संबंधी, जो विधि मतलब कानून के संबंध हो, क्या हो? विधि, दोनों के संबंध में क्या हो? प्रश्न निहित हो या चिन्हित हो, तो या प्रश्नों पर अपील की जा, ऐसे लिखे तो प्रश्नों पर अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है, ठीक है। जैसे मतलब जिला न्यायालय या अन्य न्यायालय के उच्च वादों या विधि दोनों पर, दोनों प्रश्न मतलब दोनों के प्रश्नों पर क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। दोनों के प्रश्नों पर क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। ऐसे मामले किस में आते हैं? भी दीवानी मामले होते हैं। कौन से होते हैं? भी दीवानी मामले। जैसे पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, भूमि, भूमि प्राप्त होगी, भूमि का आता है ना, भूमि प्राप्त कर ली और वो वगैरह, वो दीवानीपन हो गए, ऐसे मामले, ठीक है, जो संविधान की व्याख्या करते हो। जिला न्यायालय पर अन्य न्यायालय के उच्च वादे या विधि दोनों के प्रश्न नहीं तो उन पर अपील की जाए। ये इन मामलों पर अपने क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अभी? अपील कर सकते हैं। अपील का मतलब अपने, मतलब अधीनस्थ न्यायालय से अपने अपील का मतलब क्या होता है? जैसे अपने को अधीनस्थ न्यायालय में कोई सजा सुना दी और इसकी अपील अपने कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे, हमें सजा सुनाएगी, वो गलत सुनाएगी, वहां से वो फैसला, वो अपील होती है, अपील करना, ठीक है। तो ये तो हो गए दीवानी मामले। क्या हो गए भी? दीवानी मामले। तो एक बार इसका क्या लिया जाए? स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे कौन सा आता है? फौजदारी मामले। कौन सा आता है अभी? फौजदारी मामले। देखो, फौजदारी मामले क्या होते हैं? तो फौजदारी मामलों की बात करें तो अपने फौजदारी देखे क्या होते हैं? फौजदारी मामले होते हैं दंडिक अपील। कौन सी होती है? दंडिक अपील, ठीक है। जैसे बात कर लेते थे, जहां कारावास या 7 वर्ष से अधिक अधिक की सजा हो, उसकी क्या कर सकते हैं? अपनी अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अधिक की क्या हो? अपील कर सकते हैं। तीसरी बात, दूसरी बात सुने,
सत्र न्यायालय, जो सत्र न्यायालय होता है ना अपने जिला न्यायालय, ये द्वारा दिए गए मृत्युदंड, क्या कह रहा है, सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर कार्यवाही से पहले इसकी पुष्टि की जा सकती है, अब देखो कार्रवाई से पहले पुष्टि की जा सकती है, तो इसमें अपील करने की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट खुद ही जैसे सत्र न्यायालय में दिए गए कोई मृत्युदंड पर कार्रवाई से पहले ही क्या हो जाए, उसकी पुष्टि करने के लिए हाईकोर्ट अपने पास ये मामला मांग सकता है। तो यहां तक ये दोनों मामले आपको समझ आए होंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं आपको एक बार और। देखे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में देखे कौन से मामले आते हैं, वसीयत के, विवाह के, तलाक संबंधी मामले आते हैं, संसद या विधानसभा द्वारा निर्वाचन संबंधी आते हैं, मूल अधिकार को हनन होने पर आते हैं, राष्ट्र संबंधी मामले आते हैं, विवाह से संबंधित मामले आते हैं। ठीक है, इसके बाद दीवानी मामले, पेंडेंट हो गया, डिजाइन हो गया, भूमि प्राप्त होगी, दिवालियापन हो गए, ऐसे मामले आते हैं। ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से जुड़े हो, सत्र न्यायालय में, अन्य न्यायालय में उच्च मूल्य वादों या विधि दोनों के प्रश्न पर अपील की जा सकती है। आगे देखे तीसरा फौजदारी का, जहां क्या है, जहां कारावास या 7 वर्ष से अधिक सजा हो वहां पर अपील की जा, सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर कार्रवाई की पुष्टि के लिए भी क्या किया जा सकता है, अपील, हाईकोर्ट अपने पास मामला मंगवा सकता है। तो ये जो क्या है, ये क्षेत्राधिकार है, क्या है ये, क्षेत्राधिकार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे अपने जो बात करते हैं, अब देखो दो क्षेत्राधिकार हो गए, कितने हो गए भी, दो। अब तीसरी जो बात करते हैं अपने क्षेत्राधिकार की, वो किसकी बात करते हैं अपने, वो करते हैं प्रशासनिक, किसकी बात करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। कौन सा भी प्रशासनिक है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। देखो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में क्या है, पहली बात तो अधीनस्थ न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला मांग सकता है, कौन, हाईकोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला मांग सकता है, कौन, हाईकोर्ट। दूसरी बात, हाईकोर्ट में अधिकारियों की नियुक्ति व वेतन कौन देगा, खुद हाईकोर्ट सर्वे करेगा, कौन करेगा, हाईकोर्ट सर्वे करेगा। ठीक, ये प्रशासनिक आते हैं, कौन से आते हैं भी, प्रशासनिक आते हैं। ठीक है, तीसरी बात, हाईकोर्ट के निर्णय अंग्रेजी भाषा में होंगे, किस में होगी, अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो ये बातें हैं दो चार, ये आपको पहले मैंने बता दी है, वही क्षेत्राधिकार आते हैं। प्रशासनिक अधीनस्थ न्यायालय कोई भी मामला अपने पास, अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला अपने पास मंगवा सकता है। हाईकोर्ट के अधिकारियों में नियुक्ति के वेतन मत खुद क्या करेगा, हाईकोर्ट सर्वे करेगा। तीसरी बात, हाईकोर्ट के निर्णय अंग्रेजी भाषा में होंगे। ये कौन से हो गए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हुए। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या तो बताया जाए मेरे को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी के भी। हाँ जी भाई, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। आगे बात करते हैं। आगे जो अपने कौन से हो गए प्रशासनिक, अब देखते हैं रिट क्षेत्राधिकार। कौन से हो गए भी, रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्र अधिकार की बात करते हैं। देखो रिट क्षेत्राधिकार में क्या आता है, रिट क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो आपको पता है हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत,
26 के तहत रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? रिट जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आपको अभी मैं बता के हटा हूं कितने प्रकार की रिट जारी करता है। तो पहली जो रिट जारी करता है वो कौन सा करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी करता है अभी? बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है अभी, कौन सी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। अब देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का वैसे अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? सशरीर पेश करना। क्या होता है अभी? सशरीर पेश करना। अब सशरीर पेश कैसे? कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर क्या करना भी? पेश करना। अब जैसे इसमें क्या है? इसमें है जैसे किसी भी कोई भी व्यक्ति जो क्या हो, अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया हो, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति को जज के सामने पेश किया जाता है, उसमें न्यायालय देखता है भी व्यक्ति को अवैध गिरफ्तार किया है या अवैध गिरफ्तार किया है या वैध गिरफ्तार किया है, ठीक है, तो उसकी पुष्टि करता है। तो इसमें लिखो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। क्या करना भी? 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पेश करना, या 24 घंटे में ये कह सकता है 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना, कुछ भी करना, इस बात में ये रिट जारी करता है। अब देखो, इस बात में स्वतंत्रता आ जाती है, व्यक्ति क्या आ जाती है? स्वतंत्र। अभी स्वतंत्रता के लिए करा, कोई व्यक्ति को पकड़ लिया है तो वह क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसमें 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। किसी भी व्यक्ति को पेश कर, ये निजी व्यक्ति की भी जारी हो सकती है। कहाँ हो सकती है? निजी व्यक्ति के लिए भी क्या हो सकती है? ये जारी हो सकती है। ठीक है अभी, तो आज के लिए इतना काफी है। अपने एक बार वापिस इसको रिपीट कर लेते हैं तो जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए वापिस, जिसको आपको कोई डाउट ना आए। अपनों ने यहाँ से स्टार्ट किया था और आर्टिकल 222 से 222 आर्टिकल 222 क्या कहता है? आर्टिकल 222 कहता है हाईकोर्ट में एक जज का स्थानांतरण किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। इसके बाद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तीसरी बात 224 अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। कारण क्या हो सकता है? हाईकोर्ट की कार्य में अधिकता के कारण। और कार्यकाल कितना होगा? जिस व्यक्ति को अपर न्यायाधीश बनाया जाए उसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। कितना होगा भी? 2 वर्ष होगा। इसके बाद राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करेगा? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर करेगा। इसके बाद देखें आर्टिकल 224 के 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसे ऐड किया गया और इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनः नियुक्ति। सेवानिवृत्त का मतलब कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है और उसकी सहमति से ही, याद रखें, उसकी सहमति से ही उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है। और कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य जज। और किसके परामर्श पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर करेगा। आगे देखें 225 हाईकोर्ट संविधान के उपबंध के अनुसार प्रशासनिक न्याय संबंधी उपबंध कर सकेगा। ठीक है, इसके बाद देखें आर्टिकल 226 रिट अधिकारिता 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेषा। इसके बाद देखें 227 क्या कहता है? 227 कहता है हाईकोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रख सकता है। क्या कर सकता है? हाईकोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। 228 क्या कहता है? अधीनस्थ न्यायालयों में किसी भी मामले का विवरण मांग सकता है। आगे बात करते हैं अपने प्रारंभिक क्षेत्र, कुछ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्र का, जिसमें कौन से मामले आते हैं? वसीयत के, विवाह के, तलाक संबंधी मामले आते हैं। फिर उसके बाद संसद विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी मामले आते हैं। उसके बाद मूल अधिकार के हनन संबंधी आ जाते हैं। राष्ट्र संबंधी मामले आ जाते हैं। संविधान की व्याख्या या संविधान के अधीनस्थ न्यायालय वाले मामले आ जाते हैं। उसके बाद अपीलीय 2 प्रकार दीवानी वह है, कौन से आते हैं? फौजदारी मामले। पेटेंट, डिजाइन, भूमि प्राप्त, दिवालियापन, वो मामले आ जाते हैं। ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या संबंधित वो आ जाते हैं। जिला न्यायालय अन्य न्यायालय के उच्च मूल्य विधि दोनों के प्रश्न में निहित अपील की जा सकती है। इसके बाद अपनों ने किया था फौजदारी मामले, जहां कारावास या 7 वर्ष से अधिक सजा
की अपील की जा सकती है। सत्तर न्यायालय द्वारा, देखो कारावास मतलब छोटे वाले न्यायालय में 7 वर्ष से अधिक सजा मिले तो उसकी अपील अपने ऊपर कर सकते हैं। सत्तर न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड या कार्यवाही से पहले इसकी पुष्टि के लिए भी हाईकोर्ट जा सकता है, इसकी अपील करनी यहाँ पर जरूरत नहीं इस मामले में। फिर आप प्रशासन और अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला मांग सकता है अधीनस्थ न्यायालय से। हाईकोर्ट के अधिकारी और नियुक्ति वेतन भत्ते खुद सवय कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। हाईकोर्ट के निर्णय अंग्रेजी भाषा के होंगे, अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसके बाद लास्ट अपनों देखा रिट क्षेत्राधिकार, जो एक ही देखा अपनों ने आर्टिकल 226 बंदी प्रत्यक्षीकरण, सहशरीर पेश करना, किसी भी गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक है भाई, तो आज के लिए बहुत होगा और आप मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहे। सेशन को शेयर करें, लाइक करें, चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ के नाम से अपनी एक ऐप है, उसको इंस्टॉल करें और उसके अंदर सीटी के लगभग अपने 21 से 20 से लगभग 21 मॉक टेस्ट है जो आपको मात्र 21 रुपए में दिए जा रहे हैं, मात्र के मात्र 21 रुपए में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को परखने और अपने खुद को जांचने के लिए एक बार टेस्ट ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।